Hello learners, welcome back to my channel. Today in this video I am going to start a new chapter of class 7th NCERT science, that is chapter number 6, which is physical and chemical changes. So let's get started. Our first topic is every day you come across many changes in your surrounding. हर दिन हम लोग बहुत सारे चेंजेस को अपने आसपास होते हुए देखते हैं. पहली लाइन का मतलब है कि एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग. हम अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस का होता हुआ देखते हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं हमारे आसपास, जिसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं, कभी कभार इग्नोर भी करते हैं. बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टेंसेस. और इन चेंजेस में क्या होता है, या तो एक सबस्टेंस इन्वॉल्व होगा या बहुत सारे सबस्टेंस इन्वॉल्व होंगे. मतलब या तो अपने आप में अकेले ही चेंज हो रहा होगा कोई, या फिर बहुत सारे सबस्टेंसेस को मिला के कोई चेंज हो रहा होगा आपके आसपास, आपने देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर एंड मेक कोल्ड ड्रिंक. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको कहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी में शुगर को डिजोल्व करिए. मतलब आपसे कहा है कि उसको, जो शुगर है, चीनी है, उसको पानी में डिजोल्व कीजिए कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए. आपकी माँ ने कहा है आपसे. ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज. तो क्या होता है, जो हम लोगों के पास चीनी थी और पानी थी, जब हमने चीनी को पानी में डिजोल्व कर दिया तो क्या हुआ, जो चीनी थी वो उसमें जाके पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी. तो क्या हुआ, यहाँ पर एक चेंज हुआ. चीनी कहाँ से, चीनी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में थी, जो कि अब किसमें घुल गई है, पूरी तरीके से पानी में घुल गई. तो अब क्या हुआ, एक चेंज हुआ. ठीक है, स्टेट में चेंजमेंट आया. मतलब कि जो स्टेट थी पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जो चीनी थी, वो अब क्या हो गई, घुल चुकी है पूरी तरीके से पानी में. तो क्या हुआ, यहाँ पर एक चेंज देखने को मिला. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. और ऐसे ही जब हम लोग दूध से जब कर्ड बनाते हैं, जैसे दही को जब हम लोग जमाते हैं तो पहले क्या होता है, वो दूध होता है, फिर उससे कर्ड बन जाता है. तो पहले क्या था, दूध था, अब हो गया कर्ड. तो क्या हुआ, चेंज हुआ ना, यहाँ पर उसकी स्टेट में चेंज हुआ. मतलब पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब वो यहाँ पर आकर कर्ड बन गया है, जो कि अब लिक्विड नहीं है, मतलब सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं जिसको. तो क्या हुआ, अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो गया. तो जिससे कि यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला, चेंज देखने को मिला. समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर. और कभी बार हम लोग देखते हैं कि जो दूध होता है खट्टा हो जाता है. दूध क्या हो जाता है, सॉर, खट्टा हो जाता है. सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. और ये जो दूध का खट्टापन क्या है, ये भी एक चेंज है. पहले टेस्ट कितना अच्छा होता है दूध का, फिर पर वो दूध अब कैसा हो गया, खट्टा हो गया, सॉर हो गया है. तो ये भी एक क्या है, चेंज है, अपनी स्टेट में चेंज हो गया है उसकी. स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. और जब हम लोग किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, मतलब उसको खींच देते हैं, तनाव देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी जो शेप होती है, रबड़ की जो शेप होती है, वो भी चेंज हो जाती है. हम लोग जब उसको रबड़ को जब खींचेंगे तो उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी. तो ये भी क्या एक चेंज को दर्शा रहा है, यानी कि ये हम लोगों के आसपास जो चेंज हो रहे हैं उनमें भी ये भी एक चेंज ही है. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. और एक लिस्ट बनाइए जिसमें 10 ऐसे चेंजेस हैं जो आपके आसपास हो रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है. ये आपकी एक्टिविटी है एक तरीके से. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. और इस चैप्टर में हम लोग अब बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, जिससे कि उस चेंज का नेचर को फाइंड करेंगे कि वो चेंज किस तरीके का है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उसी को एक्टिविटीज के माध्यम से समझेंगे. ठीक है, ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ पे दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंजेस होता है. फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, एक एक करके हम समझेंगे और सब एक्टिविटीज के माध्यम से समझेंगे. फिजिकल चेंजेस को भी हम लोग एक्टिविटीज कर करके समझेंगे कि वो एक फिजिकल चेंज क्यों है, और कोई भी केमिकल चेंज क्यों है, उसको भी हम लोग एक्टिविटीज के माध्यम से ही समझने वाले हैं. तो फिर शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज फिजिकल चेंज. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि एक्टिविटीज के माध्यम से समझने वाले. तो सबसे पहली एक्टिविटी है जो कि एक्टिविटी नंबर 6.1 है, उसको पहले समझते हैं. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में कट करना है. कट ईच स्क्वायर फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. अब जो एक स्क्वायर पीस था उसको फिर से 4 अलग अलग भाग में फिर से स्क्वायर पीस में कट करना है. ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर ऑन द टेबल सो दैट ईच पीस इक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर. तो उसको फिर से मतलब सबके जो हम लोगों ने टुकड़े काटे हैं, सारे टुकड़ों को एक मतलब अरेंज कर दीजिए एक ऑर्डर में, जैसे कि वो थे पहले उसी तरीके से ऑर्डर में अरेंज कीजिए. यहाँ पर देखिए डायग्राम दे रखा है. एक पेपर है जिसको 4 भाग में तोड़ा गया है, फिर एक और स्क्वायर है उसको अलग फिर 4 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा गया है. तो यहाँ पर वही दिखाया गया और उसको एक टेबल पर उसी तरीके से अलाइनमेंट करके रख दिया गया, मतलब फिर से पेपर की शेप में रख दिया गया. ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस
बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। अब हम लोग बाकी मतलब जब हम लोग अगर किसी पेज को काट देंगे तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग उस पेज को वापस नहीं चिपका पाएंगे या फिर मतलब उसको पहली जैसी फॉर्म में नहीं ला पाएंगे वापस, ओरिजिनल फॉर्म में अब नहीं आ पाएगा पेपर, क्योंकि एक बार पेपर फट गया या कट गया या तो हम लोगों ने उसकी पीस बना दिए तो वो पीस ही रहेंगी, अब वो वापस अपनी फिर से फॉर्म में नहीं आ पाएगा। बट इज देयर एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, क्या पर यहाँ पर कोई भी चेंज हुआ, प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ? प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब उसकी शेप तो मतलब जो पेपर पहले था वही पेपर अब है, बट शेप ही तो चेंज हो गई है। मतलब पहले बड़े बड़े पीस था, एक बड़ा सा पीस था, अब छोटे छोटे पीस हो गए, पर पेपर तब भी था, पेपर अब भी है, लिखने के काम तब भी आता, लिखने के काम अब भी आएगा पेपर। बस क्या है कि उसकी बस शेप चेंज हो गई है, हम लोगों ने उसको फाड़ा तो बस उसकी शेप चेंज हुई है, पर क्या हुआ यहाँ पर कोई भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, मतलब और ना ही कोई नया प्रोडक्ट बना है। कागज़ तब भी था, कागज़ अब भी है, पेपर पहले भी था, पेपर अब भी है, पेपर पे हम लोग पहले भी लिख सकते थे और अब भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी कोई भी चेंज, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये आपकी एक्टिविटी 6.1 थी। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 6.2। ठीक है, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो चॉक बोर्ड होता है उसके नीचे बहुत सारी चौक इकट्ठी हो जाती है, टूट टूट के नीचे डस्ट बहुत सारा गिरता रहता है, और क्रश द स्मॉल पीस ऑफ द डस्ट। अब क्या करना है, अगर अगर आपको नहीं मिला है, मतलब चौक बोर्ड के नीचे जो चौक होती है, जो डस्ट होती है, डस्ट फॉर्म में चौक होती है, अगर उसको आपको नहीं मिली है तो आप लोग एक चौक को भी क्रश कर सकते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक डस्ट की फॉर्म में बना सकते हैं। एड अ लिटिल वाटर इनटू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। अब क्या करना है, उसमें जो आपको डस्ट मिली है, जो चौक की डस्ट मिली है, उसमें पानी को मिलाना है जिससे कि एक पेस्ट की फॉर्म में बन जाना चाहिए, मतलब एक पेस्ट बन जाना चाहिए चौक का वाटर मिलाने के बाद। रोल इट इनटू द शेप ऑफ द पीस ऑफ चौक एंड लेट इट ड्राई इट। अब क्या करना है, उसको एक चौक की फॉर्म में उसको रोल कर देना है और उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट, तो क्या आपको चौक मिल गई डस्ट से, वापस चौक मिली आपको? क्या क्या हुआ इसमें, मतलब हम लोगों ने क्या किया, जो चौक के जो पीसेस थे, जो डस्ट था, उसको हम लोगों ने पानी में मिलाया और उससे पेस्ट बनाया, फिर से उसको चौक बनाने के लिए छोड़ दिया, मतलब फिर से चौक बनाई। तो क्या आपको हम यहाँ पर चौक वापस मिली? इन सबके आंसर्स आगे बढ़ेंगे तब हम लोगों को मिलेंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 6.3, टेक सम आइस इन ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। अब एक आइस लेनी है, कुछ आइस लेनी है, उसको ग्लास में मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग अ टम्बलर इन द सन, और एक छोटा सा पोर्शन आइस का पिघलाना है, उस मतलब सन की प्रेजेंस में उसको पिघलाना है। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब हम लोगों को क्या, आइस और वाटर का एक मिक्सचर मिल गया, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ को हमने पिघला लिया है और थोड़ा सा उसमें पानी है, तो आइस और वाटर का क्या है, यहाँ पर हमें मिक्सचर मिल गया है। ठीक है, नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। और अब क्या करना है, उस जो टम्बलर है, जो उसको पूरे जो फ्रीजिंग मिक्सचर है उसको वापस रख देना है टम्बलर में। ठीक है, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो क्या पानी फिर से सॉलिड आइस बन जाएगा? इसका भी आंसर हमें आगे मिलने वाला है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 6.4, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर। एक कंटेनर में कुछ पानी को गर्म करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, क्या आपको सरफेस, पानी की सरफेस से कुछ स्टीम्स दिख रही हैं? होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्ट्रीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। और एक पेन को लीजिएगा और जो पानी की सरफेस है उससे कुछ दूर पर उसको होल्ड करके रखिए, मतलब उसको देखिए, एंड ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। और क्या करना है, अब जो इनर सरफेस है पेन की उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर देयर, तो क्या आपको वहाँ पे पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगी? इस एक्टिविटी का भी आंसर हम लोगों को आगे मिलेगा। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 6.5, भी यहाँ पे एक कॉजन दे रखा है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। तो सिंपल सी बात है, आग से जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके टाइम हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए, मतलब आराम से हैंडल करना चाहिए ये सब चीज़ें। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। जो हैक्सॉ होता है, जो आरी होता है, उसको होल्ड करना है किससे? टोंग, यानी कि जो टोंग होता है, जो चिमटा बोलते हैं इसको हम लोग, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड करना है किसको? हैक्सॉ को। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ऑन द ब्लेड और द गैस स्टोव। अब उसका एक जो एंड है उसको क्या करना है, एक जो ब्लेड का जो एंड है उसको गैस स्टोव के ऊपर रखना है। ठीक है, वेट अ फ्यू मिनट, और कुछ देर तक इंतजार करना है। तो डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं जो हैक्सॉ है वो आयरन की बनी हुई होती है, तो और जब हम लोग आयरन को जब आग के ऊपर रखे हैं, पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आयरन है वो जलने लगेगा और तपने लगेगा, जिससे कि उसके कलर में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम
ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। और जब हम लोग उसको हटा देंगे कुछ टाइम बाद, जब उसको हटा देंगे हेक्सो को उस आग से हटा देंगे, तो थोड़ी देर बाद वापस से वो अपना कलर फिर से चेंज हो जाएगा और वापस वो उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस कलर का वो पहले था, हेक्सो। ठीक है। डज इट गेट बैक इन ओरिजिनल कलर, तो सिंपल सी बात है वो अपने ओरिजिनल कलर में आ ही जाएगा। एक्टिविटी नंबर 6.1 और 6.2 में हम लोगों ने देखा, यू सॉ दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन साइज। तो मैंने कहा था आपको साइज का चेंज हुआ है, वहाँ पर पीस जो पेपर था वो हम लोगों ने जब तोड़ा था तो उसके पास क्या हुआ था, पीसेस छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया था, उसकी शेप भी चेंज हो गई थी। ठीक है। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंजेस इट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और क्या हुआ, दूसरी एक्टिविटी 6.3 और एक्टिविटी 6.4 में देखा था हम लोगों ने, जो वाटर वाला था जिससे वाटर को हम लोगों ने पिघलाया, वो आयरन को, वो आइस को पिघलाया था जिससे वाटर में फिर से वाटर बना था और वाटर से फिर से हम लोगों ने आइस में कन्वर्ट किया था। और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और गैस से लिक्विड में भी किया था 6.4 एक्टिविटी, ये जो रही जिसमें हम लोगों ने पानी को बॉईल किया था। इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सो ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। और हम लोगों को पता है हेक्सो आयरन की होती है, तो जब हीट करेंगे तो उसका कलर में क्या होगा, चेंजमेंट होगा, तो कलर चेंज होगा, सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर्टीज सच है शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन साइज एंड चेंज इन शेप, मतलब किसी की शेप में चेंज आना, किसी की साइज में चेंज आना और किसी की स्टेट में चेंज आना, यही एक फिजिकल चेंज है। और यही सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अ चेंज इन विच अ सबस्टेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जब किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज आता है तो उसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। ठीक है। किसी भी सबस्टेंस की अगर शेप, साइज, कलर या स्टेट चेंज हो रही है तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या सा फिजिकल चेंज हो रहा है। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, और फिजिकल चेंज ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है। मतलब कि अगर हम लोग किसी चीज़ को बना के अगर हम लोग चेंज किया है तो हम लोग वापस उसी फॉर्म में वापस भी आ सकते हैं। ठीक है। इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। और इस चेंज में जो फिजिकल चेंज है इसमें कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है। हमने इतनी सारी एक्टिविटीज अभी जो देखी इसमें किसी में भी कोई भी नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है। लेट अस नाउ कंसीडर सम अदर काइंड ऑफ चेंजेस। तो अब अलग मतलब कुछ और चेंजेस को देखते हैं, जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट है केमिकल चेंज। ठीक है। केमिकल चेंज के बारे में सीखेंगे। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। हम लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है, मतलब जब आयरन पे जब जंग लगने लगती है, जब हम लोग उसको बोलते हैं आयरन पे जंग लग गई, लोहे पर जब जंग लगने लगती है। ठीक है। इफ यू लीव्स अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर हम लोग कुछ समय के लिए जब आयरन को किसी बाहर खुले में छोड़ देते हैं, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस। तो इस पर क्या होता है, एक पतली सी लेयर ब्राउनिश कलर की या बहुत मोटी भी लेयर हो सकती है। मतलब ये क्या होता है, इसके ऊपर एक बहुत मोटी सी या पतली सी एक ब्राउनिश कलर की लेयर जमा हो जाती है आयरन के ऊपर। द सबस्टेंस इज कॉल्ड रस्ट। और जो ऊपर जो इसके ऊपर ब्राउन कलर की जो लेयर जमा हुई है या खट्टी हो गई है उसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और इसी प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। मतलब किसी अगर आयरन के या लोहे के पीस को अगर हम लोग बाहर खुले में रख देते हैं और उस पर एक ब्राउनिश कलर की एक लेयर जमा हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो उस जो लेयर को हम लोग रस्ट बोलते हैं और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड, आयरन बेंचेस कीप्ड इन लॉन एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन। तो हम लोग देखते हैं जो लोहे के गेट होते हैं पार्क में होते हैं। ठीक है। और आयरन की ही बेंचेस होती हैं जो लॉन में पड़ी होती हैं और गार्डन में पड़ी होती हैं आयरन की। मतलब हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ें किसकी बनी हुई होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। केप्ट इट ओपन एंड गेट रस्टेड। और हमेशा खुले में ही रहती हैं तो फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, उनको रस्ट आ जाता है, उनके ऊपर जंग लग जाती है। एट होम यू हैव सीन शॉवल्स एंड शेप्स गेट रस्टिंग व्हेन इट इज एक्सपोज टू द एटमोसफेयर फॉर सम टाइम। तो हम लोगों ने देखा है ज़्यादातर जो शॉवल होता है जिससे हम लोग मिट्टी वगैरह खोदते हैं, तो वो जब बाहर खुले में रहेगा तो उसके ऊपर भी जंग आने लगती है, धीरे धीरे उसके ऊपर भी रस्टिंग की प्रोसेस होने लगती है। इन द किचन अ बेट आयरन पैन गेट ऑफन रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। यहाँ तक कि जब भी जो तवा होता है जिसपे रोटी बनती है, किचन में जो खाना बनता है जिस तवे पे, वो उसके ऊपर भी रस्ट आने लगती है जब उसको खुले में या मतलब कुछ समय के लिए भीगा छोड़ दो या गीला छोड़ दो, तो उसके ऊपर भी तवे पर भी क्या आने लगती है, रस्ट आने लगती है। रस्ट इज नॉट आयरन, लेकिन रस्ट क्या है, आयरन नहीं है, इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन। पर ये एक आयरन की क्या है, डिफरेंट फॉर्म है, विच इज गेट डिपॉजिटेड, जो कि उस पर आयरन के ऊपर जमा हो जाती है। ठीक है।
लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर सम न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। अब कुछ नए नए चेंजेस को देखते हैं जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रस्टिंग के बारे में पढ़ा। तो रस्टिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक आयरन के ऊपर कुछ ब्राउनिश कलर की लेयर बन जाती है, और ये ब्राउनिश कलर की जो लेयर होती है वो आयरन नहीं होती है, बट आयरन की एक डिफरेंट फॉर्म होती है जो कि उसके ऊपर जमा हो जाती है, जिससे कि आयरन खराब होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अब एक्टिविटी 6.6 पढ़ते हैं, टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाई टीचर। तो इस एक्टिविटी को बच्चे मतलब खुद से नहीं करना है, आप लोगों को टीचर्स को ही डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है, और आपको बस उसमें ऑब्जर्व करना है कि टीचर क्या बताना चाह रहा है और क्या उससे हम लोगों को ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉजन है इसमें, मतलब इट इज़ अ डेंजरस टू टुक फॉर लॉन्ग टाइम द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है कि जो हम लोग मैग्नीशियम की रिबन को जब जलाते हैं तो बहुत देर तक उसको देख नहीं सकते, मतलब आंखों पे इफेक्ट करती है, वो बहुत ही ज़्यादा डेजलिंग होती है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर द बर्निंग रिबन। और टीचर को एडवाइस करना चाहिए बच्चों को कि वो जो मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको जला रहे हैं उसको ना देखें, मतलब एकदम स्टेयर घूर के ना देखते रहे, थोड़ा बहुत देखें, मतलब एकदम घूरते ही ना रहें, जिससे कि उनकी आंखें खराब ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। अब एक स्ट्रिप लेनी है हमें, किसकी, रिबन, मैग्नीशियम की रिबन की। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, और उसकी टिप को सैंड पेपर से क्लीन मतलब साफ कर लेना है। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम। अब क्या करना, जो उसकी टिप है उसको आग के पास लाना है। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो क्या होगा, वो जो मैग्नीशियम की रिबन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट वाइट कलर की, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेजलिंग और बहुत ही ज़्यादा चमकीली, अब आग के साथ एकदम जलने लगेगा जो मैग्नीशियम की रिबन है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड इट लिव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। तो क्या होगा, जब ये पूरी तरीके से जल जाएगा तो ये जब लास्ट में जब छोड़ेगा एंड प्रोडक्ट की तरह, तो पाउडरी ऐश को छोड़ेगा, मतलब एक पाउडर की तरह ऐश, मतलब कि जो राख होती है राख बन जाएगी, मतलब पूरी तरीके से जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ राख बचेगी लास्ट में। ठीक है, डज द ऐश लुक लाइक अ मैग्नीशियम रिबन। अब क्या ये जो राख बची है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह लगेगी? नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रिबन एकदम अच्छी सी रिबन थी, अब क्या हुआ, उसकी राख बन गई है, मतलब पूरी तरीके से जल गया है, तो नहीं लगने वाला। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन। और जो अभी जो हम लोगों ने मैग्नीशियम की रिबन जलाई थी उसकी इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। मैग्नीशियम इज बर्निंग विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम लोग उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो हम लोगों को ऐश मिली, जो राख मिली है मैग्नीशियम को जलाने के बाद, उसको इकट्ठा करना है और उसमें कुछ पानी को ऐड करना है। ठीक है, विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें क्या करना है, पानी को मिलाना है। स्टिर द मिक्सचर वेल। अब क्या करना है, उस जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया, पानी मिला दिया राख में, तो उसको अब अच्छे से स्टिर करना है, मतलब हिलाना है, उसको मिलाना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब क्या करना है, जो हम लोगों को मिक्सचर मिला है, जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया है पानी को ऐड करके राख में, अब उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो क्या होगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। जो हम लोगों ने अभी जो मिक्सचर बनाया है मैग्नीशियम की रिबन की, जो आग है, जो आश मतलब जो राख है, उसको हम लोगों ने पानी में मिलाया। ठीक है, उसके बाद जो एक मिक्सचर बना, जो फॉर्म होगा मिक्सचर, उसमें ब्लू और रेड लिटमस को डाल के देखा, तो अब पूछा गया है कि क्या रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा या ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि क्या वो जो हमें मिला है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो इसी टेस्ट के ऊपर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो एक्वा सॉल्यूशन हम लोगों ने फॉर्म किया वो एक्वा मतलब एसिडिक है या बेसिक है। ऑन डिसॉल्विंग द एश इन वाटर इट विल फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब हम लोग उसमें पानी को मिलाएंगे तो एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इस चेंज को हम लोग एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने देखा था जो आग थी, जो राख बची थी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, उसमें हम लोगों ने पानी को मिला दिया जैसे एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया। तो उस पानी को मिलाने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस मिला। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड राख थी, उसमें पार्टर यानी कि H2O मिलाया, तो हम लोगों को क्या एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है MgOH का होल ट्वाइस। एज यू ऑलरेडी लर्नड इन क्लास चैप्टर नंबर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। और हम लोग अभी चैप्टर नंबर 5 में अभी पढ़ के आए हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक बेस होता है। ठीक है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है
वो एक नया सब्सटेंस मिलके बना था, जो जब हम लोगों ने मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको जलाया था, उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि एक नया सब्सटेंस मिलके बना है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमें कैसे मिला है, जब हम लोगों ने उसमें पानी को, मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब हम लोगों ने पानी को ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट मिलके बना है। ठीक है, एक्टिविटी 6.7, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है जो कि वो भी टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर, टीचर को ही डेमोस्ट्रेट करके दिखानी है। डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन अबाउट हाफ ऑफ अ कप ऑफ वाटर इन ग्लास और टम्बलर और अ बीकर। ठीक है, क्या करना है, एक टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब एक चम्मच भर कॉपर सल्फेट लेना है और उसको पानी, एक हाफ कप पानी में उसको मिला देना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें भी उसमें मिलानी है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, और जिससे कि आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। अब क्या करना है, एक छोटा सा सैंपल लेना है, मतलब उसी का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसको एक मतलब सेव करके रखना है, बचा के रखना है, एक तरफ रख देना है उसको थोड़ा सा। ड्रॉप अ नेल और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें क्या करना है, या तो शेविंग ब्लेड, जो शेविंग करने वाला ब्लेड होता है, या फिर एक नेल यानी कि एक चोबा या बोल्ट या लोहे का कुछ भी उसमें पुट कर देना है। वेट फॉर हाफ एन आवर्स और सो, और आधे घंटे के लिए इंतजार करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और आप जो सॉल्यूशन का कलर है उसको ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन शेप्ड सेपरेटली, और उसको जो हम लोगों ने बचा के रखा था, ये जो सॉल्यूशन है उसको उससे कंपेयर करके देखिए। डू यू हैव सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या आपको कोई भी चेंज, मतलब कलर में कोई भी चेंज दिखा। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, अब क्या करना है, जो हम लोगों ने उसमें डाला था ब्लेड या फिर नेल को, उसको बाहर निकाल देना है। हैज इट चेंज इन एनी वे, क्या उसमें कोई भी चेंज, या मतलब जो ब्लेड है उसमें कोई भी चेंज आया। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, और अगर कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज इसलिए है क्योंकि उसमें जो आयरन का जो ब्लेड था उसकी रिएक्शन किसके साथ हो गई, कॉपर सल्फेट के साथ हो गई। ठीक है, द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। और हम लोगों ने देखा था पहले ब्लू कलर था किसका, कॉपर सल्फेट का, बट अब जब हम लोगों ने उसमें आयरन की जो ब्लेड डाल दिया तो उससे क्या हो गया, अब ग्रीन कलर फॉर्म हो गया। तो जो ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है उसने रिएक्शन कर ली किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, और एक नया सब्सटेंस को बना दिया। ठीक है, अब ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन इज कॉपर, और जो ब्राउन कलर की जो आयरन लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर की जो डिपॉजिट हो गई है वो कॉपर की लेयर है। एनोदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द फॉलोइंग रिएक्शन इट एज, तो क्या होता है, वो भी एक नया प्रोडक्ट बना है और हम लोग इस प्रोसेस की पूरी प्रोसेस को एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा था कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसमें हम लोगों ने आयरन को डाला था, मतलब आयरन के ब्लेड को डाला था, तो आयरन सल्फेट मिलकर बना था, और कुछ कॉपर जो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया था। तो इस इक्वेशन को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ था कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें हम लोगों ने आयरन को मिलाया था, जिससे कि एक आयरन सल्फेट मिलकर बन गया, और कॉपर की जो लेयर थी वो उस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गई थी। ये पूरा का पूरा डायग्राम में दिखाया गया है। पहले कॉपर सल्फेट ऐसा था, इसके बाद जब हम लोगों ने इसमें आयरन डाला तो इसका कलर ग्रीन हो गया, और जब हम लोगों ने आयरन को बाहर निकाला देखा तो उसके ऊपर एक कॉपर की एक लेयर जमा हो गई थी उस ब्लेड के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 6.8। टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, विनेगर मतलब सिरका को लेना है टेस्ट ट्यूब में एक चम्मच भर। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, अब उसमें एक बेकिंग सोडा को ऐड करना है। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑन द गैसेस कमिंग आउट, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक हिसिंग साउंड आएगा, एक छोटा सा साउंड आएगा, एंड कुछ बबल्स मतलब बुलबुले भी उस गैस से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन द फिगर 6.5, और क्या करना है, अब जो गैस जो हम लोगों को गैस है उसको पास कराना है लाइम वाटर से। ठीक है, देन व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, तो क्या होगा लाइम वाटर के साथ ये देखना है। ठीक है, द चेंज इन टेस्ट ट्यूब एज इट इज फॉलोज, तो क्या होगा उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। विनेगर था पहले, सबसे पहले उसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा डाला। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें और कुछ अदर सब्सटेंसेस मिलेंगे।
ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लाइम वाटर इज एट फॉलो। हम लोगों ने देखा था कि जो गैस हमें मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस मिली है, उसको हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि लाइम वाटर से पास करानी है। उसमें ऊपर लिखा था ना जो हम लोगों को जो भी गैस है उसको लाइम वाटर से पास करानी है। देखिए लिखा था पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। तो 6.5 में जो दिखाया गया है कि जो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिला है उसको हम लोगों को लाइम वाटर से पास करके दिखाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिंग विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो जिससे हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कुछ वाटर। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोगों ने देखा, अब इसकी इक्वेशन तो हमने पढ़ ली, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की मतलब व्हाइट कलर का मतलब व्हाइट कलर का बना देगी। किसको, जो लाइम वाटर था उसको, विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लाइम वाटर को बिल्कुल मिल्की कलर में बदल देना ही एक टेस्ट भी है कि जो पता करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी, मतलब मिल्की बना देगी। यू विल यूज दिस इन चैप्टर नंबर 10, और हम लोग इसको चैप्टर नंबर 10 में सीखेंगे। टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज अ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जिससे हमें लोग पता चलेगा कि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, मतलब जो गैस हम लोग बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा था इन एक्टिविटी 6.6 से 6.8 तक हम लोगों ने देखा, यू हैव सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो हर एक एक्टिविटी में हमने सीखा था कि हर एक में कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म ही हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बन ही रहा है। तो पहली एक्टिविटी में हमने देखा था कि यहाँ पर क्या बन रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनना था, MgOH बनना था, जब हम लोगों ने मैग्नीशियम की रिबन को जलाया था और उसको पानी में मिलाया था। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में देखा था कि जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ जब मिक्स किया गया तो यहाँ पे कॉपर आयरन सल्फेट मिलके बना था, और आयरन सल्फेट के साथ साथ कॉपर की जो लेयर थी वो भी जमा हो गई थी आयरन के ऊपर। और एक्टिविटी नंबर 3 इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा था जो कैल्शियम क्या विनेगर को जो हम लोगों ने किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ डाला था, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनी थी। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग जब लाइम वाटर से पास करा लेते तो वो उसको मिल्की कलर में चेंज कर देते। तो हर एक में कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, चाहे वो एक ही सब्सटेंस फॉर्म हुआ हो या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म हुए हो। ठीक है, इन एक्टिविटी 6.6 द आश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द एयर। जब हमने एक्टिविटी 6.6 में देखा था कि जो आश थी, जो राख थी, वो एक नया सब्सटेंस मिलकर बनी थी जब हम लोगों ने मैग्नीशियम को जलाया था मतलब एयर की प्रेजेंट में। एक्टिविटी 6.7 में देखा था द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। एक्टिविटी 6.7 में अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ मतलब रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है और कुछ कॉपर भी उस पर डिपॉजिट हो गया था। बोथ दीज आर द न्यू सब्सटेंसेस। तो दोनों के दोनों नए सब्सटेंसेस हैं। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ऑफ द ब्लड ऑफ द आयरन। ये बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे कि कॉपर की जो डिपॉजिट है, लेयर डिपॉजिट हो गई थी ब्लेड के ऊपर। इन एक्टिविटी 6.8 हम लोगों ने देखा था बेकिंग सोडा एंड विनेगर टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेकिंग सोडा और विनेगर को हम लोग मतलब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को किस में मिल्की कलर में चेंज कर देता है। कैन यू नेम न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ, इसका नाम बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे रिएक्शंस को हम लोग केमिकल चेंजेस बोलते हैं। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केमिकल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ्स। और केमिकल चेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आज के मतलब जिंदा रहने के लिए और रहने के लिए। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे एक केमिकल चेंज का ही रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा। जो कि डाइजेशन ऑफ फूड, जब खाना पच जाता है, ठीक है, अपनी हमारी बॉडी के अंदर। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और ये जो फ्रूट्स होते हैं उनका पकना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होते हैं उनका सड़ना, फर्मेंटेशन होना।
हैपन्स ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सारे के सारे प्रोसेस इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि केमिकल चेंज की वजह से। अब मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन इन द केमिकल रिएक्शन। और जो मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं एक एंड प्रोडक्ट होती हैं किसका, केमिकल चेंजेस का ही। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस बाई केमिकल रिएक्शन। और बहुत ज़्यादा यूजफुल नए नए मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये भी सब के सब केमिकल रिएक्शन की वजह से ही फॉर्म हो पाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाई स्टडिंग इन केमिकल चेंजेस। और जो भी आप अब तक जो भी नया नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी डिस्कवरी हो रही है वो सब के सब एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस का ही। ठीक है, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हमने देखा कि एक केमिकल चेंज में एक कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग मे अकम्पनी विद अ केमिकल चेंज। मतलब नए प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ऐसी प्रोसेस भी हो सकती हैं जो यहाँ पर लिख रखी हैं, जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व। क्या हो सकता है कि केमिकल चेंज में हीट दी भी जा सकती है और ऑब्जर्व भी की जा सकती है, या फिर लाइट दी भी जा सकती है या ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। किसमें, केमिकल चेंज में। साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। अ चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। क्या हो सकता है कि जब केमिकल चेंज हो रहा हो तो उसमें नई नई मतलब स्मेल में भी चेंज आ सकता है या फिर कोई नई स्मेल भी आ सकती है। ठीक है, केमिकल चेंजेस के दौरान। अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल चेंजेस के दौरान। अ गैस में भी फॉर्म, और कोई गैस भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यू हैव सॉन दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। हमने देखा था जो मैग्नीशियम की रिबन थी उसको हमने जलाया था, वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड एंड लीव्स आल्सो अ केमिकल चेंज। और बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोयले का जलाना, लकड़ी का जलाना और पत्तियों का जलाना भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। बल्कि जो भी हम लोग चीज जला रहे हैं वो सब को सब एक केमिकल चेंज ही है। जलाने की प्रोसेस केमिकल चेंज ही है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्प्लिश्ड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्योंकि बर्निंग में क्या होता है, जलाने पर क्या होता है, हीट मिलती है। जो कि हीट मिल रही है यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो क्या होता है कि ये जो जलाने की प्रोसेस है वो हमेशा की हमेशा केमिकल चेंज ही होगी। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। फायरवर्क मतलब पटाखे वगैरह जलाना भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोग फायरवर्क को एक्सप्लोज करते हैं तो इसमें हीट, लाइट और साउंड मतलब हीट मतलब आग भी निकलती है, लाइट मतलब रोशनी भी होती है, और साउंड मतलब आवाज़ भी होती है, और अनप्लीजेंट गैसेस भी निकलती हैं। अनप्लीजेंट मतलब अमधुर, मतलब बिल्कुल भी अच्छी सी गैस नहीं निकलती, बहुत गंदी गैसेस निकलती हैं। एंड पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जिससे कि एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट होता है। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायर। इसीलिए आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि कभी भी पटाखे वगैरह नहीं चलाने चाहिए। ठीक है, व्हेन फूड इज गेट स्पॉइल्ड, जब खाना खराब हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ फॉल स्मेल, तो ये क्या करता है, बहुत ही गंदी सी स्मेल देता है। सेल वी कॉल दिस चेंज है केमिकल चेंज। तो क्या ये केमिकल चेंज है? हाँ, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें वापस हम लोग इसमें क्या होता है, जो नई नई जो गंदगी की बदबू निकल रही है वो एक केमिकल चेंज को ही दर्शा रही है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। अगर हम किसी एक एप्पल को नहीं खाते हैं टाइम से, मतलब नहीं कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर आने लगती है। आपने देखा होगा एप्पल के ऊपर, सेब के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट द फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप अवे फ्रॉम सम टाइम। क्या करना है, अगर आपने ये चेंज नहीं देखा तो क्या करना है, आपको एक एप्पल को काटना है और उसको मतलब थोड़ी देर के लिए दूर रख देना है, तो जिससे कि आपको पता चलेगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। और आप लोग इस एक्टिविटी को किसी आलू या बैगन की सब्जी के साथ, मतलब बैगन के साथ भी कर सकते हैं। जो बैगन होता है उसको काट के रख दीजिए या आलू को काट के रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि जो उसकी लेयर है उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की एक लेयर जमा हो जाएगी। और एप्पल के साथ भी ऐसा ही होता है। क्या होता है, जब एप्पल को हम लोग काट के रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर जमा हो जाती है। द चेंज इन कलर ऑफ दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और ये ऐसा चेंज इन कलर, चेंज मतलब इनके कलर में जो चेंज आ रहा है, जिनके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन रही है, ये इसलिए होता है क्योंकि इनके यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा होता है और एक नया सब्सटेंस बन रहा होता है। आर नॉट दिस चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। और ये भी एक केमिकल चेंज ही है। ये पूछ रहा है बट मैं उसको आंसर दे रहा हूँ कि हाँ, ये भी एक केमिकल चेंज ही है। इन चैप्टर नंबर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद द बेस। हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि हम लोग एसिड को बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उनका दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मतलब एसिड का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है और बेस का भी खत्म हो जाता है, जिससे कि एक नया मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि होता है सॉल्ट प्लस वाटर। इज न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। हाँ, एक न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज ही है। ठीक है, इससे क्यों है केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है जो कि सॉल्ट प्लस वाटर होता है और एसिड और बेस अपना अपना
पुरानी प्रॉपर्टीज़ को खोज के होते हैं और नई प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव शील्ड, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव हियर्ड ओजोन लेयर, हम लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में सुना है, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन, क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है वो हम लोगों को जो सन होता है उसकी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है उससे बचाता है हमें ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन। क्या करता है, ये जो ओजोन की जो लेयर होती है वो जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं उसको ले लेती है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, और जो ऑक्सीजन होती है सिंपल सी बात है ओजोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज, तो क्या केमिकल चेंज, इसको भी हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे? हाँ, इसको भी केमिकल चेंज बोलेंगे, क्योंकि जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन एक नया प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो रहा है, तो जिसमें कि एक केमिकल चेंज ही है। इफ अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन वर नॉट ऑब्जर्व बाई ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन ऑब्जर्व नहीं करे अगर ओजोन, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को नहीं रोका जाए, अगर ओजोन इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ना रोके, तो इससे क्या होगा, ये जो बहुत ही भयंकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये ज़मीन पर आ जाएंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन, और जो ओजोन होता है वो एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये शील्ड नहीं होगा, ये ओजोन लेयर नहीं होगी, तो इससे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आएंगे, जो कि बहुत ही भयंकर बीमारी को बनाएंगे और इंसान मरने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये 6.3 है, रस्टिंग ऑफ आयरन टॉपिक। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग, अब वापस से रस्टिंग की तरफ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डेस्ट्रॉयड देम, ये एक ऐसा चेंज है जो कि आयरन को इफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उसको खत्म करता चला जाता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग फ्रिज, ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। ठीक है, क्या, क्योंकि आयरन जो लोहा है वो बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आता है, जैसे ब्रिज, जो पुल होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं, शिप होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं, कार्स भी लोहे की बनी होती हैं, ट्रक की जो बॉडीज़ होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा लोहे की बनी होती हैं, एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स लोहे के ही मिलके बनते हैं। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज, और जो बहुत सारा खर्चा आता है, मतलब बहुत सारा लॉस आता है, ये इसीलिए आता है क्योंकि आयरन की रस्टिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, और रस्टिंग की प्रोसेस को हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंट में क्या बनाता है, रस्ट को फॉर्म करता है। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन और वाटर तीनों चीज़ें जब अगर होंगी, प्रेजेंट होंगी, तो उससे क्या होगा, रस्ट फॉर्म होगा, जो कि Fe2O3 है, Fe2O3। ठीक है, ये इक्वेशन है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन वाटर इज असेंशियल, रस्टिंग होने के लिए दोनों की मतलब प्रेजेंस होना अनिवार्य है, मतलब दोनों चीज़ें प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होना चाहिए और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज हाई, अगर मॉइस्चर मतलब एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स इफ़ इट हैज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर, तो अगर क्या होगा, अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, नमी है, तो क्या होगा, इससे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और ह्यूमिडिटी के कारण रस्टिंग और ज़्यादा तेज होगी, रस्टिंग बिकम फास्टर, रस्टिंग मतलब आयरन में रस्ट लगना और जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। सो हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम लोग रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हम लोग अपने जो लोहा है उसको कैसे रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, तो अगर हम लोगों को अपने लोहे को रस्टिंग से बचाना है, जंग से बचाना है, तो क्या करना है, हम लोगों को अपने लोहे को ऑक्सीजन और वाटर या दोनों की प्रेजेंस से बचा के रखना, उन दोनों से, मतलब ऑक्सीजन और वाटर भी उन लोहे से दूर रहने चाहिए। वन सिंपल वेज टू अप्लाई द कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, और एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोग अपने लोहे पर कोटिंग कर दें, किसकी, पेंट की या ग्रीस की। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, और बल्कि ये जो कोटिंग की जो प्रोसेस है, जो उनके ऊपर लोहे के ऊपर हम लोग कोटिंग की बात कर रहे हैं, ग्रीस की या फिर पेंट की, ये रेगुलरली करते रहना चाहिए, जिससे कि आयरन बच जाएगा। Another way is to deposit layer of metal like क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, और एक दूसरा तरीका है कि उसके लोहे के ऊपर एल्यूमिनियम या जिंक, मतलब क्रोमियम या जिंक की लेयर को डिपॉजिट कर दिया जाए, मतलब उसके ऊपर एल्यूमिनियम या जिंक की, क्रोमियम या जिंक की लेयर को फॉर्म कर दिया जाए। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन,
और आयरन के ऊपर ये जिंक की लेयर को फॉर्म करना ही गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। द आयरन पाइप्स बी यूज्ड इन अवर होम कैरी वाटर एज गैल्वेनाइज्ड ड्यू टू प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। जो हम लोगों के घरों में पानी को ले जाने वाले जो पाइप्स होते हैं उनके ऊपर भी गैल्वेनाइजेशन किया हुआ होता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड फ्रॉम आयरन एंड पार्ट ऑफ देम अंडर वाटर। क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो शिप्स होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं और उनका कुछ पार्ट, बॉडी का पार्ट जो शिप्स होते हैं वो पानी के अंदर होता है। ऑन द पार्ट अबव द वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और जो बाहर की तरफ होता है, मतलब शिप का जो पार्ट पानी के बाहर होता है उसके ऊपर भी पानी की बहुत सारी बूंदें आती रहती हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेंस मैनी साल्ट। और हम लोग जानते हैं कि जो सी मतलब समुद्र का पानी होता है वो बहुत सारा खारा होता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट्स होते हैं। द सॉल्ट्स वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर। और जो सॉल्टी वाटर होता है वो रस्टिंग की प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा फास्टर बना देता है। मतलब जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। देयरफॉर शिप्स सफर्स अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम द रस्टिंग इन स्प्लिट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो जैसे क्या होता है, जो शिप होता है वो बहुत ही ज़्यादा रस्टिंग को सफ़र करता है, मतलब शिप्स में सबसे ज़्यादा रस्टिंग की प्रोसेस होती है। सो मच सो द फ्रैक्शन ऑफ द शिप्स आयरन हैज़ टू रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो जिससे कि हर साल बहुत सारा लोहा, शिप्स का लोहा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कैन यू इमेजिन अ मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड। इससे दुनिया को बहुत ही ज़्यादा खर्चा, मतलब खर्चे का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, पैसा का बहुत खर्चा होता है। अब जब आयरन का लोहा मतलब बार बार चेंज किया जाना है, जिससे रस्टिंग के बार मतलब लोहा खराब हो रहा है, तो लोहा बार बार चेंज होगा, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मॉनिटरी लॉस होने वाला है पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। अगली क्रिस्टलाइजेशन, अगली जो टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट कैन ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। हम लोगों ने क्लास 6 में सीखा था कि जो हम लोगों को सॉल्ट मिलता है वो इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर को इवेपोरेट करने के बाद सॉल्ट मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन द मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और जो हम लोगों को एवापोरेशन के दौरान जो हम लोगों को सॉल्ट मिलता है वो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता है, और उसकी जो शेप होती है, जो क्रिस्टल शेप होती है वो भी अच्छी तरीके से नहीं दिखती है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन फॉर्म देयर सॉल्यूशन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। और बड़े बड़े क्रिस्टल सॉल्यूशन को हम लोग उनके सॉल्यूशन से बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, और ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 6.9 को सीखते हैं। एक्टिविटी नंबर 6.9 है टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। इसको टीचर की प्रेजेंस में ही करना है। यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल करना है। बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर, और जो बॉइलिंग पानी है मतलब बहुत ही ज़्यादा उफनता हुआ पानी है उससे केयरफुल रहना, बच के रहना बॉइलिंग वाटर से। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर एंड बीकर एंड एड फ्यू ड्रिप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करना है, एक कप में पानी लेना है और उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देना है। हीट द वाटर, और वाटर को क्या करना है, हीट करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली एंड स्टिरिंग कंटिन्यूसली। जब पानी उबलना शुरू हो जाए, मतलब व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट, तो उसमें कॉपर सल्फेट के पाउडर को ऐड कर देना और धीरे धीरे उसको स्टिर करना है। स्टिर मतलब उसको हिलाना है। कंटिन्यू एडिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। तब तक उस पानी में कॉपर सल्फेट के पाउडर को डालना है जब तक कि कोई नया पाउडर, मतलब जब तक और पाउडर घुलना ना शुरू हो जाए। मतलब जब तक उसमें पाउडर घुल रहा है तब तक पाउडर को डालते जाना है जब तक पाउडर घुलना बंद ना हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन जो है उसको फिल्टर करना है। अलाउ इट टू कूल, और उसको ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, और जब सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको सिर्फ आराम से होने देना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद देखना है सॉल्यूशन को। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट, तो उसमें आप लोगों को क्रिस्टल्स दिखेंगे किसके, कॉपर सल्फेट के। इफ नॉट वेट फॉर सम टाइम फॉर मोर सम टाइम, अगर नहीं दिखना है तो कुछ समय के लिए और रुक जाइए तो आपको जरूर दिखेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई द चेंजेस एंड ऑब्जर्व अराउंड यू इन द फिजिकल और केमिकल चेंज। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में सीखा है, और आप लोगों के आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको डिस्टिंग्विश करके देखिए कि क्या वो चेंज केमिकल चेंज है या क्या वो चेंज फिजिकल चेंज है। अपने आसपास हो रहे चेंजेस को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि वो जो चेंज हो रहा है वो मतलब फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस के कारण होते हैं। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस चेंजेस, और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। दिस चेंजेस में भी रिवर्सिबल, और ये चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, बट केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सम न्यू सब्सटेंसेस
कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट और देयर सॉल्यूशन बाय द क्रिस्टलाइजेशन। कुछ नए सब्सटेंस भी बन सकते हैं या फिर उनके सॉल्यूशन से नए क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से उनके सॉल्यूशन से भी हम लोग क्रिस्टल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इतना ही कुछ सीखा था, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बताया गया था। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। थैंक यू।